तो बच्चों आज मैं धातु अधातु का दूसरा वीडियो बता रहे हैं। पार्ट 1 मैंने बनाया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। मेटल नॉन मेटल का पार्ट 1 वीडियो भी मैंने बनाया है। पार्ट 2 में कह रहा है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया है क्या? तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि एक्वारेजिया को हम रॉयल जल का नाम से भी जानते हैं। यानी एक्वारेजिया को आप रॉयल जल भी कह सकते हैं। यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl और सांद्र नाइट्रिक मतलब HNO3 के 3:1 के अनुपात में यानी 3:1 के अनुपात के ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। मतलब हुआ ना कि कहने का मतलब हुआ कि HCl यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल कितना भाग? 1 भाग। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl और HNO3 के 3:1 के अनुपात का ताज़ा मिश्रण है। आखिर अम्लराज को ही एक्वारेजिया या फिर रॉयल जल के नाम से जानते हैं। अब सुनेंगे बच्चों, यह सोना यानी गोल्ड एवं प्लैटिनम को गला देता है। अब आपको यह सवाल बनता है कि जो महिलाएं सोना को मतलब जिसका सोना खराब हो जाता है, जिसको सोना मान लिए कि थोड़ा धुंधला हो जाता है, जैसे उसको कह सकते हैं कि ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो लोग साफ करवाते हैं तो वो एक्वारेजिया में डालता है। उससे सोना की जो वेट है वो कम जाती है। ऐसा करवाना नहीं चाहिए कि आप सोना को जा करके शुद्ध करवाइए, सोना को साफ करवाइए, ये गलत बात है। अब देखिए Fe यानी कि लोहा आयरन, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। SO4 के मतलब कॉपर सल्फेट होता है। कहने का मतलब हुआ कि लोहा में कॉपर सल्फेट को यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डालेंगे तो वह आयरन सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। Cu यानी कॉपर विस्थापित हो गया। इसमें देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर विस्थापित हो गया और आयरन सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है। अब देखिए लिखा हुआ जिंक और FeSO4। तो जिंक सल्फेट से अगर आप क्रिया कराएंगे, जिंक को फेरस सल्फेट से अब क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और Fe। कुल मिलाकर बात यह हुआ कि जिंक से ज़्यादा मतलब सक्रिय कौन है? जिंक का लोहा में कौन ज़्यादा सक्रिय है? तो जिंक है। लोहा कॉपर में कौन ज़्यादा सक्रिय है? तो आपको माना जाएगा लोहा ज़्यादा सक्रिय। यही कारण है कि SO4 इससे मिल गया तो बन गया आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट। जिसमें SO4 रहेगा उसको सल्फेट बोलेंगे। अब देखिए बच्चों, S के मतलब सल्फर, O2 माने ऑक्सीजन, यानी कि सल्फर ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर अधातु है, कार्बन भी अधातु है। अधातु अगर कार्बन से अब क्रिया करेगा तो डाइऑक्साइड बनाएगा और ये अम्लीय होता है। वही बात इधर आपको दिखाया गया है ना। आगे देखिएगा लिखा हुआ है अधातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। यानी ये देखिए लिखा हुआ है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल से अब क्रिया करेगा तो ये सल्फ्यूरस अम्ल बना लिया। यानी सल्फर डाइऑक्साइड को जल में डालेंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में डालेंगे तो H2SO3 बना लेगा। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ वही चीज़ लिख दिया है, SO3 को जल में डालेंगे तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। यह दोनों आपको इम्पोर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर जल में डालें तो सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर जल में डालेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा। देखिए H2SO4 माने क्या हुआ? सल्फ्यूरस अम्ल। 3 है तो सल्फ्यूरस और 4 है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 को क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल और HNO2 को नाइट्रस अम्ल। यह फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में आपको सूत्र भी दे सकता है और अधिकतर बार दिया भी है। कुछ अधातु ऑक्सीजन के
अपक्रिया कर उदासीन ऑक्साइड बना देता है। जैसे देखिए धातु कहने के मतलब मेटल भी नॉन मेटल भी। तो H2 यानी कि हाइड्रोजन, N2 माने नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के जल बना लिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्रस डाइऑक्साइड बना लिया। ये दोनों उदासीन है। इधर देखिए बैलेंस किया गया है, कहने के मतलब नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 से गुना हो गया तो आपको बैलेंस कर दिया गया। इसको नाइट्रस डाइऑक्साइड कहेंगे, द नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्रो ऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से। ये नाइट्रो ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ये सब उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब ना अम्ल है न क्षार है ना, ये उदासीन है। अब जरा सा आगे देखेंगे आप, अधातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उनके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बना देता है। अधातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके या तो अम्लीय बनाता है या उदासीन ऑक्साइड बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिएगा यहाँ पर अधातु ऑक्सीजन से अपक्रिया किया, SO2 अम्लीय बना दिया, और यहाँ देखिएगा ये आपको अधातु ऑक्सीजन से अपक्रिया किया, H2O जल बना दिया, उदासीन बना दिया। वही बात लिख दिया है कि अधातु या तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो अम्लीय बनाता है या उदासीन, क्षारीय कभी नहीं। अधातु कभी भी क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाता। मैंने आपको बताया ही कि अधातु कभी क्षारीय नहीं होता है। चाहे तो अधातु यदि ऑक्सीजन से क्रिया करे तो या तो अम्लीय बनाएगा या तो फिर उदासीन बनाएगा, क्षारीय कभी नहीं। चलिए आगे देखिएगा, जल के साथ यानी कि अधातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी अधातु जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं। अम्ल के साथ अधातु अम्ल से अपक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापन नहीं करता है, यानी इस पर हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं होता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को एनोडीकरण कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना अधिक है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को एनोडीकरण कहेंगे। अधातु के ग्रहण करता है, यानी अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। आयोडीन एवं ग्रेफाइट अधातु है जिसमें चमकदार होती है, चमक होता है, यानी आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु है जिसमें विशेष चमक पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, हम बताना चाहते हैं कि धातु और अधातु में अंतर क्या है। ध्यान दीजिएगा, धातु और अधातु में क्या अंतर है। देखिएगा बच्चों, ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, उतार लीजिएगा, आपको एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। सभी प्रकार के एग्जाम है, उसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों आने की संभावना अधिक होती है। या आप कंपटीशन देते हैं, एनडीए देते हैं, या फिर एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम, या 10th है, 12 है, सभी में आपको धातु अधातु पूछता है। जैसे पॉलिटेक्निक है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड, धातु अधातु और उपधातु में अंतर और उसके बारे में पूछता है। चलिए चर्चा में आते हैं। देखिए, भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर क्या है, ये भौतिक गुण के आधार पर बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। धातुएं चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है, लेकिन अपवाद तो सब में है। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें चमक होता है। धातु आघात वर्ध और तन्य होते हैं। जैसा कि मैंने पहला वीडियो में बताया है कि जो धातु है उसे पीट कर चादर बनाएगा तो आघात वर्ध, तार खींचेगा तो तन्यता होता है। तो ये दोनों गुण इसमें होता है धातु में। अधातु में आघात वर्ध और तन्यता नहीं है, ये भंगुर होते हैं। चलिए आगे आइए। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखिए अपवाद की बात है
तो एक धातु सीसा है जो थोड़ा कम है, ना के बराबर है। ग्रेफाइट से तो करंट आता जाता है ना, जो पेंसिल के नोक में होता है। धातु ठोस होती है, लेकिन अपवाद में पारा है। सभी धातुएं, जितने भी धातु सब ठोस है, केवल पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव है। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों है। ब्रोमीन अधातु है जो द्रव होता है। धातु के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ये मैंने आपको भौतिक गुण के आधार पर बताया कि धातु और धातु में क्या अंतर है। अब रासायनिक गुण के आधार पर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण अलग होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण अलग होता है। भौतिक गुण में क्या हो सकता है, जैसे उसमें चमक, आघातवर्ध, तन्यता, विद्युत के उष्मा के कुचालक, सुचालक, गलनांक, क्वथनांक, अवस्था माने ठोस कौन है, द्रव कौन है, यही उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। केमिकल में क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, कितना को ग्रहण कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ क्या उसका अभिक्रिया है ना, रिएक्शन कराना, इसमें मतलब सीधा सीधी बात हो। चलिए बच्चों आप जानेंगे रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु। धातुएं विद्युत एवं धातुएं विद्युत के धनात्मक, यानी जितने भी मेटल है सब पर प्लस चार्ज होता है। एक प्लस चार्ज मैंने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, दो प्लस चार्ज दो गो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, और मैंने जिस पर तीन है तो तीन गो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। मैंने धातु के ऊपर जो होता है ना प्लस चार्ज होता है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। धातु पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज होता है ना, मैंने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसीलिए इस पर ऋणात्मक होता है। अधातु के ऋणात्मक चार्ज होता है, अपवाद में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाता है। और मैंने अभी आपको बात किया तो बतलाया कि देखिए भाई धातु जो है ऑक्सीजन से अब क्रिया करेगा तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जो अधातु है ऑक्सीजन से अब क्रिया करेगा तो या तो अम्लीय बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, या उदासीन बनाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में आपको पीछे बताया है, जाकर देख लीजिए। सल्फर ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अम्लीय ऑक्साइड है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्षारीय ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर, ध्यान दीजिए लिखा हुआ है, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे N2O H2O मिल करके NaOH क्षार है ना, OH रहेगा तो क्षारीय होता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं, SO2 जल में घुला, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ 3 रहता सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता। चलिए बच्चों आगे देखेंगे। धातु जल से अब क्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन गैस बनाता है, जबकि अधातु जल के साथ अब क्रिया नहीं करते हैं। इतना बात आपको याद करना पड़ेगा कि धातु जो है जल से क्रिया करता है, लेकिन अधातु को जल से अब क्रिया नहीं करता है, यानी अधातु जल से कोई रिएक्शन नहीं करता है। अब जानेंगे बच्चों आगे लिखा हो, देखिए उसी को दिखाया है, लोहा को जल में डालेंगे रिएक्शन हुआ, Fe3O4 बना लिया है ना। और एक और है बच्चों, देखिए आपको मैं पांचवा अंतर भी बता देता हूँ। धातुएं अम्ल से अब क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, जबकि अधातु अम्ल से अब क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। कुल मिलाकर बात यह हुआ बच्चों कि अगर आप नींबू पर मान लिए कि नींबू अम्ल है ना, और उस नींबू को अगर धातु पर डालेंगे जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। यही बात आपको बतलाया गया। जैसा कि लिखने के लिए आपको हम थोड़ा सा और मदद करते हैं, पांचवा अंतर आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए आगे की बात देखिए बच्चों, आगे लिखा हुआ है धातु की प्राप्ति
मैंने धातु आखिर मिलता कहाँ से। अभी तक हम लोगों ने उतना जाना कि धातु और धातु के अंतर क्या है, उसका गुण क्या है। धातु प्रकृति में दो अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था। ये स्वतंत्र और संयुक्त क्या है आपको हम बताना चाहेंगे। धातु का मुख्य स्रोत पृथ्वी के भूपटि है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपटि कहा जाता है। धातु मुख्य रूप से पृथ्वी से मिलता है। भूपटि में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु 7% पाई जाती है। अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा भूपटि में यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह में कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम 7% पाई जाती है। खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है। भूपटि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ, ठोस में तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी भूपटि में प्राकृतिक रूप से जो भगवान ने हमें दी, मतलब भूपटि को खोदे और जो चीज़ मिल गया उसी को खनिज कहते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि मिलने के लिए तो बहुत चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है उसी को हम खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे धातु आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहते हैं। अयस्क एक्चुअल में 4 प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड अयस्क, हेमाटाइट, बॉक्साइड। हेमाटाइट लोहा का अयस्क का नाम है, बॉक्साइड आपको एल्युमिनियम का अयस्क है। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क में कॉपर ग्लास, सिनेबार। सिनेबार का सूत्र HgS है, पारा का अयस्क है, जिंक ब्लेड और एक कॉपर ग्लास है ना। उसके बाद आपको लिखा है कार्बोनेट अयस्क, चूना प्रस्तर यानी कि CaCO3 आपको कह सकते हैं इसका संगमरमर। एक का नाम है कैलामाइन और एक लिखा है हैलाइड अयस्क। हैलाइड में रॉक साल्ट NaCl नमक को कहा है और एक का नाम है फ्लोस्पार यानी CaF2। कहने का मतलब हुआ मेरा कुल मिलाकर कि अयस्क को 4 भागों में बांटा गया, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। बस इतना ही जानना है। दूसरी बात, हेमाटाइट लोहा के अयस्क के नाम है और बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का अयस्क के नाम है। कॉपर ग्लास कॉपर यानी कि तांबा के अयस्क है। सिनेबार आपको पारा के अयस्क के नाम है ना, एक जिंक ब्लेड लिखा है ZnS। तो बच्चों ये मैंने आपको अयस्क के बारे में। और एक चीज़ और आपको जरूर बताना चाहेंगे कि जितने भी खनिज है सब खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन जितने भी अयस्क है सब खनिज है, क्योंकि खनिज में जो निमन है, जो अच्छा चीज़ है, उसी से अयस्क बनता है। खनिज में जो इम्पोर्टेंट हम निकाल लेते हैं उसी को अयस्क कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपको खनिज और अयस्क में अंतर बताएंगे। खनिज क्या, अयस्क क्या है। सभी खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। सभी अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा मतलब पर्याप्त होती है, यानी जितने भी अयस्क हैं सभी अयस्क में धातु मिलता है। खनिज में कुछ अशुद्धियाँ होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालता है, यानी जिससे धातु को शुद्ध किया जाता है उसमें ये बाधा डालता है। लेकिन जो अयस्क में अशुद्धियाँ 9 के बराबर होती है, आसान मतलब अयस्क से ही धातु प्राप्त किया जाता है। आगे सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। देखिए आपको साफ सुथरा बताया है कि सभी खनिज, जितने भी खनिज है उससे अयस्क की प्राप्ति नहीं होता, लेकिन सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण हो जाता है। सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज। जैसा कि मैंने बताया कि खनिज, जितना भी खनिज है सब आपको अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी अयस्क है सब खनिज हो सकते हैं। अब आगे देखिएगा बच्चों, देखिए वीडियो को बनाने से पहले हम कितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आप अच्छी तरह फेयर कर लें। जो बच्चे मान लिए क्लास आते हैं, हमसे पढ़ते हैं, उनका भी यदि छूट रहा है तो आप अच्छी तरह उतार लीजिए, फेयर कीजिए और याद कीजिए। हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में आएगा। धातु कर्म क्या है, इसको इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। माने जब अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं ना, शुद्ध धातु, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। कहने का मेरा मतलब हुआ कि अयस्क से धातु की प्राप्ति कई चरण में होती है।
से अयस्क के सांद्रण में सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करके धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, धातु का शुद्धिकरण। अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धियां को क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। ये आपको एग्जाम में बहुत बार आया है कि गैंग किसे कहते हैं। तो आप इसको जवाब आसानी से दे दीजिए कि जैसे मान लिया जाए अयस्क के साथ, मान लिया अयस्क है और अयस्क में जो अशुद्धि है उसी को गैंग कहते हैं। कुल मिलाकर बात हुआ अयस्क में के साथ उपस्थित अशुद्धि को गैंग या अधात्री कहते हैं। हम अपनी भाषा में आपको और बताते हैं कि मान लिया अयस्क में मिले अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अब रहा बात एक फ्लक्स होता है, जैसा कि मैंने आगे बताएगा, हालांकि देख लीजिए, जान लीजिए। मान लिए अयस्क में मिला अशुद्धि है, उसका नाम क्या है? गैंग। तो गैंग को हटाने के लिए जो भी बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स किसे कहते हैं? तो अयस्क में मिले अशुद्धि को, सुनिए ध्यान से, अयस्क में मिले अशुद्धि को यानी गैंग को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। अयस्क के सांद्रण, अयस्क के देखिए सांद्रण कैसे होता है आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में कई बार आता है। हाथ से चुनकर, फटक कर, चलनी से चाल कर, उसा कर, ये सब गांव देहात में ज़्यादा होता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से, द्रव चलित धुलाई से ऑक्साइड अयस्क के सांद्रण, फेन पलवन विधि से, ये आपको एग्जाम में अक्सर आएगा। फेन पलवन विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि से अयस्क अथवा अशुद्धि की प्रकृति चुंबकीय वाले अयस्क के सांद्रण में रासायनिक पृथक्करण विधि या निच्छालन, ये सब अयस्कों के सांद्रण की विधि है। अयस्कों को शुद्ध करने का तरीका है। अयस्क को फेन पलवन विधि से भी शुद्ध करते हैं, निच्छालन विधि से, लीचिंग विधि से भी करते हैं। आपको कई विधियों से यानी 5 विधि से अयस्क को शुद्ध किया जाता है। अब देखिए बच्चों, आगे हम बताना चाहेंगे, आगे जानिएगा, अभी बहुत पॉइंट है, आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, देखना है कि आखिर हम एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। आगे देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है भर्जन। भर्जन को हम जारन कहते हैं। भर्जन को क्या कहते हैं? जारन, इंग्लिश में रोस्टिंग। भर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकाल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको भर्जन कहते हैं या जारन कहते हैं या फिर इसको रोस्टिंग भी कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें आपको बताया कि देखिए थोड़ा सुविधा है, फिर भी हमने आपको प्रयास किया कि भर्जन है वो आपको सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलता है। यही लाइन मेन है, सल्फाइड अयस्क को क्या में बदलता है? ऑक्साइड में बदलता है। हाँ, एक चीज़ और है कि द्रवणांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे की बात, अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, एग्जाम के लिए सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। Zn सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन दिए, उष्मा हुआ ZnO, है ना, जिंक ऑक्साइड में बदल गया, है ना। फिर HGS है, उसको ऑक्सीजन दिए, HgO में देखिए ये सब में S लगल है, सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन दिए, सब ऑक्साइड में बदल गया, यानी सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलता है, उसी को तो भर्जन कहते हैं। यानी भर्जन का काम क्या है? सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदल देना। निस्तापन कैल्सिनेशन, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा प्रायः जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और जलवाष्प एवं वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन के नाम से जानते हैं। जैसे आप जान सकते हैं संगमरमर के सूत्र,
ये आपको चूना बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बॉक्साइड का सूत्र उष्मा दिए, ये आपको एल्युमिनेट बन गया और जल बन गया। अब है बच्चों भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है। वीवीआई चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसे एग्जाम में अक्सर आता है। भर्जन और निस्तापन में अंतर यानी कि कह सकते हो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग है कैल्सिनेशन है। इसमें आयस को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें आयस को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह प्रायः सल्फाइड आयस के लिए प्रयोग है या कार्बोनेट आयस के लिए प्रयोग है। कुल मिलाकर के भर्जन में सल्फाइड आयस के लिए प्रयोग किया जाता है और निस्तापन जो है कार्बोनेट आयस के लिए प्रयोग होता है। इस विधि से आयस ऑक्सीकृत हो जाता है, इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है और स्पंज की तरह हो जाता है, मुलायम हो जाता है। निर्जलीकरण कहने का मतलब जल नहीं रहता है, जल खत्म हो जाता है। निर्जलीकरण को डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, मतलब निस्तापन में जितना टेम्परेचर उससे ज़्यादा इसमें टेम्परेचर, यानी इसमें भर्जन से कम ताप की जरूरत है, यानी निस्तापन में कम ताप भर्जन में ज़्यादा ताप। अब मैं आपको 5-10 मिनट में ही कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दे वीडियो को, ध्यान दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। पारा धातु का निष्कर्षण, देखिए पारा का संकेत Hg है, पारा का परमाणु क्रमांक 80 है, पारा का आयस के नाम सिनेबार और शिलेनाइट है ना। इसे भर्जन विधि द्वारा धातु बनाया जाता है, यानी कि भर्जन विधि से पारा को मतलब धातु प्राप्त किया जाता है। कह सकते हैं कि पारा के आयस के नाम HgS, सिनेबार, शिलेनाइट और यह सल्फाइड है और सल्फाइड है, इसको भर्जन विधि से बनाया जाता है। देखिए सल्फाइड है ऑक्साइड में बदल गया, ठीक है। अब चलिए आखिरी है, आखिरी पेज है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम पेज है, इम्पोर्टेंट पेज है, बहुत इम्पोर्टेंट पेज है, आप ध्यान दीजिए। तांबा धातु, तांबा का संकेत Cu, परमाणु क्रमांक 29, तांबा का आयस का नाम कॉपर ग्लास Cu2S और कॉपर पैराइड CuFeS2 होता है। तांबा धातु का निष्कर्षण कॉपर ग्लास से किया जाता है। कॉपर ग्लास एक सल्फाइड आयस है, इसे भी भर्जन विधि से शुद्ध किया जाता है, ऑक्साइड में बदल। कॉपर ग्लास को भट्टी में गर्म करने से आंशिक रूप से क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O में बदल जाता है, जो शेष कॉपर ग्लास से अक्रिया करके तांबा दे देता है। देखिए कॉपर सल्फेट है, हमने भर्जन विधि से इसको बनाया, उष्मा दिया और ये कॉपर ऑक्साइड बनाया, फिर इसको Cu2S कॉपर सल्फेट से अब क्रिया किए दोनों को, यानी कॉपर ग्लास, 2 बार कॉपर ग्लास को एक साथ किए, कॉपर बना दिया। अब जरा देखिएगा जस्ता, जस्ता धातु का संकेत Zn होता है, परमाणु क्रमांक 30, जस्ता आयस जिंक ब्लेड और केलेनाइट, यानी जस्ता के आयस के नाम जिंक ब्लेड, केलेनाइट। देखिए जो भी बताए तांबा, जस्ता, पारा, उसका परमाणु क्रमांक, संकेत, आयस के नाम जरूर याद करेंगे। यानी जस्ता को निस्तापन विधि से बनाया जाता है ना। अब जानेंगे बच्चों अब देखिए बच्चों मैग्नीज, मैग्नीज का संकेत Mn है, परमाणु क्रमांक 25 और मैग्नीज आयस के नाम पाइरोलूसाइट है MnO2। ध्यान दीजिए, हम बताना चाहते हैं कि आयस से ही धातु की प्राप्ति किया जाता है। आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी धातु, उसका संकेत, क्रमांक और आयस का नाम जरूर याद करेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। लोहा, लोहा का संकेत Fe, परमाणु क्रमांक 26, आयस के नाम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। संकेत भी याद कर लीजिएगा, Fe2O3 और Fe2O4 होना चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 होगा। अब चलिए सोडियम, सोडियम का संकेत N है, परमाणु क्रमांक 11, आयस के नाम सेंधा नमक, जिसे हम रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं। ये आपको पूछेगा कि किसका आयस का नाम है सेंधा नमक, किस चीज के आयस है सेंधा नमक, रॉक साल्ट, तो आप बोलिएगा सोडियम के, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। धोवन सोडा
Na2CO3 10H2, इससे भी आपको सोडियम बनता है। तो सोडियम जिस आयस से बनता है उसका नाम है सिंडा नमक, 2 सोडा। अब देखिए बच्चों, अब आपको है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम का संकेत एल, परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 13 है। एल्युमिनियम का संकेत एल, परमाणु क्रमांक 13। आयस आपको बॉक्साइड है Al2O3 2H2O। लोहे को जंग लगने से बचाने का उपाय, तो लोहे को जंग लगने से कैसे बचा दीजिए? तो आपको पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपम और एक क्रोमियम लेपम, तो इतना तरीका है जिससे लोहा को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन या जस्तीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, मिश्र धातु, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो भी अब वीडियो में बता रहा हूँ मैं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातु को, धातु अधातु को, या फिर कह सकते हो कि अधातु धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी या तो 2 धातुएं रहे या फिर एक धातु एक अधातु रहे, इसका समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, एल्वाइस कहते हैं। अमलगम, वैसा धातु जिसमें एक पारा होना जरूरी है। अमलगम भी मिश्र धातु को ही कहते हैं, लेकिन वैसा मिश्र धातु जिसमें एक पारा हो और दूसरा एक कोई धातु। याद रखिएगा, अमलगम कभी भी लोहा के साथ नहीं होता है। गोल्ड यानी सोना। सोना, सोना एक सुनहरे रंग का कीमती धातु है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या 18 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना का कभी भी आभूषण नहीं बनता है, क्योंकि शुद्ध सोना का लिक्विड फॉर्म होता है, उसको ठोस बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। स्टील यानी इस्पात, यह लोहा तथा कार्बन के मिलने से बनता है। यह कठोर एवं मजबूत होता है। यानी कि इस्पात एक मिश्र धातु है जो आपको लोहा और कार्बन से मिलता है। स्टेनलेस स्टील, लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, ये 4 चीज के मिलने से स्टेनलेस स्टील बनता है। ये भी मिश्र धातु, ये भी मिश्र धातु। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें तांबा और जस्ता मिला होता है। कांसा भी क्या है? कांसा को इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं, पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, पीतल को ब्रास, कांसा को ब्रोंज। यह तांबा और टीना से मिल के बनता है, और पीतल तांबा और जस्ता से मिल के बनता है। अब जर्मन सिल्वर, यह तांबा, निकेल, जिंक का मिश्र धातु। सोल्डर, जिसे टांका कहते हैं, यह लेड और टीना यानी कि SnPb के मिलने से बनता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि सोल्डर का गलनांक काफ़ी कम होता है। चलिए बच्चों, आगे मैं आपके सामने अगला वीडियो में आपको NCERT क्वेश्चन भी प्रयास करेंगे बताने के लिए कि NCERT क्वेश्चन क्या है। अभी मैं यह भी आपको बताना चाहते हैं कि मुक्त अवस्था क्या है, संयुक्त अवस्था क्या है। तो उसमें हम बताना चाहते हैं बच्चों, प्लैटिनम, सोना, चांदी को आभूषण क्यों बनाते हैं। तो यह सब मुक्त अवस्था होता है। मुक्त अवस्था कहने का मतलब हुआ कि जिस पर न लोहा, जिस पर न हवा, पानी का कोई प्रभाव ना पड़ता, वैसे धातु को हम कह सकते हैं कि मुक्त अवस्था। तो प्लैटिनम, सोना, चांदी को आभूषण इसलिए अपने बनाया जाता है, प्लैटिनम, सोना, चांदी को आभूषण बनाया जाता है क्योंकि प्लैटिनम, सोना और चांदी जो भी है वो उसमें चमक होता है और काफ़ी दिनों तक उसके चमक नहीं जाते। साथ ही यह मुक्त अवस्था में होता है, इस पर हवा पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोडियम, प्लेटिनम, पोटेशियम, लिथियम तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। क्यों? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम समान ताप पर नमी एवं हवा के साथ ऑक्सीजन से तेजी की अभिक्रिया करते हैं, जलने लगते हैं। तेल में ना तो घुलते हैं, ना ही कोई अभिक्रिया करते हैं और ना ही ये जलते हैं, इसीलिए इन्हें तेल के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम। धातु के वैसा ऑक्साइड
जो अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे Al2O3 ZnO। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा अपक्रिया करती? तो भैया ऑक्सीजन के साथ अभी मैंने बताया, अगर ऑक्सीजन के साथ अधातु है, अपक्रिया कर रहा है, तो या तो अम्लीय बनाएगा या उदासीन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय बना दिया, कार्बन ऑक्सीजन मिल करके आपको कार्बन मोनोऑक्साइड यानी उदासीन भी बनाता है। आयनिक यौगिक, कुल मिलाकर इसका जवाब यही हुआ कि ऑक्सीजन के साथ जो अधातु है मिलता है तो या तो उदासीन बनाता है या अम्लीय बनाता है। आगे आइए, क्षारीय कभी नहीं। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो बच्चों आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। ये आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से काफी मजबूती से बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। बच्चों वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे क्लास 10th में 12 में या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको याद करें, और हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं ताकि इसका पार्ट 3 भी आपको दे। धन्यवाद।